आज के स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एंटी डोपिंग व्याख्यान में हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, मैं डॉक्टर संजोगिता सूदन का स्वागत करता हूं। डॉक्टर संजोगिता सूदन जी ने MBBS MD स्पोर्ट्स मेडिसिन में किया है। आप लंदन ओलंपिक्स 2012 में कंटीजेंट डॉक्टर थे। आप कंटीजेंट डॉक्टर एशियन गेम्स चाइना 2010 में भी थे। आपने बहुत सारी एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बॉक्सिंग टीम के साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया है। आप इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन एंटी डोपिंग कमीशन के अध्यक्ष 2006 से 2014 तक रहे हो। आप 2015 से प्रोफेशनल बॉक्सिंग IBC के अध्यक्ष हो। आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एंटी डोपिंग फील्ड में बहुत गहरा अनुभव है। मैं आपको आज स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एंटी डोपिंग व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज को जोड़ के बनाया गया है और इसका मेन जो मकसद है वो है कि आप जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए with the help of supplements, with the help of nutrition, with the help of अपना फिजिकल ट्रेनिंग, एलीट फिजिकल ट्रेनिंग जिसको कह सकते हैं। ये सब चीजें और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ और इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज को कैसे देखा जाए। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के एक स्पोर्ट्स मेडिसिन बनता है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन में खाली एनहांसमेंट्स के साथ साथ और चीजें जो देखी जाए तो एक प्लेयर की रिकवरी में इसका स्पोर्ट्स मेडिसिन का बहुत योगदान है। आपका स्लीप कैसा है, क्योंकि आप जो किसी का परफॉर्मेंस एनहांस करने में जो मेजर फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हैं कि आपकी रिकवरी कैसी है, आपका फिटनेस लेवल कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है और उसके साथ साथ आपके अब जो स्लीप के लेवल्स हैं वो कैसे हैं। मतलब आपकी अगर अच्छी स्लीप है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इन सब विषयों पे काम करने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को एक पूरी गेम को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे बॉक्सिंग है तो बॉक्सिंग की इंजरीज डिफरेंट हैं। बॉक्सिंग की रिकवरी के लिए हमें जैसे बॉक्सिंग की रिकवरी है वैसे ही हॉकी की रिकवरी नहीं है। तो हॉकी में जो मैच का टाइम है वो 1 आवर है, लेकिन अगर बॉक्सिंग में देखा जाए तो आपको 3-3 मिनट के 3 सेट्स मिलेंगे। हर जो गेम है उसको समझना, उसका बायोमैकेनिकली उसको देखना, उसके बाद उसकी इंजरीज को पढ़ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट का। उसके साथ साथ आपका इंजरीज, जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, एक इंजरीज रहती है ड्यूरिंग द मैचेस, एक इंजरी रहती है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ड्यूरिंग द मैचेस जो इंजरीज रहती हैं और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जो इंजरीज रहती हैं उनमें भी डिफरेंस रहता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल। अगर आप देखें तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमारे प्लेयर्स तो उतना स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो उनकी इंजरीज को इमीडिएटली एड्रेस करना, उनको ठीक करना और वापस उनको खेल के मैदान पे लेके जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट का। इसके साथ साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज के लिए हम लोगों को एक खिलाड़ी का फिटनेस लेवल इस लेवल तक लाना पड़ता है कि उसकी इंजरी मिनिमम हो, बहुत कम हो। क्योंकि जो लोग एलीट परफॉर्मेंस करते हैं, जो लोग मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं या नेशनल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसको कोई इंजरी हो। तो इसलिए इंजरीज को बचाने के लिए जो इसका प्रिवेंटिव पार्ट है उसमें ये देखा जाता है कि आपका वार्म अप कैसा है। अगर आपका अच्छा वार्म अप है, वार्म अप मतलब मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देती चलूं। वार्म अप का मतलब है
कि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं इवेंट के लिए। सो अगर आपका वार्म अप इज अ स्ट्रेचिंग, वार्म अप का मतलब है कि फुल रेंज ऑफ मोशन, आपकी बॉडी जो है वो उसके जो जॉइंट्स हैं पूरी जो उसके जितनी भी उसकी रेंज है उस तक जा रहे हैं। तो अगर आपका वार्म अप बहुत अच्छा है तो चांसेस ऑफ इंजरीज आर रियली मिनिमम, और अगर आपका वार्म अप अच्छा नहीं है तो आपकी चांसेस इंजरी के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वार्म अप के बाद आपका आ जाता है कूल डाउन, एंड कूल डाउन का मतलब है कि आप जो मतलब जो आपने जो वर्कआउट किया है, जो आपने ट्रेनिंग की है, उसके दौरान जो मसल की शॉर्टनिंग हुई है उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए आपको वापस स्ट्रेचिंग करनी है, आपको वापस 10-15 मिनट देने हैं। और अगर आप वार्म अप और कूल डाउन बड़ा प्रॉपर करते हैं तो इंजरीज जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ फिर आ जाता है कि आपकी फिटनेस की लेवल क्या है। लाइक बॉक्सिंग का फिटनेस, क्रिकेट का फिटनेस अलग है, हॉकी का फिटनेस अलग है। उसी तरह से इनकी जो कैलोरीज हैं, जो इनका खान पान है, जैसे मेरे एक बॉक्सर को 4400 कैलोरीज चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे एक स्विमर है तो उसको 4000 चाहिए, अगर आर्चर है तो उसको 3500 कैलोरीज चाहिए, और अगर कोई वेट लिफ्टर है तो उसको 5500 कैलोरीज चाहिए। सो उसका जो एंडोरेंस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है एक वेट लिफ्टर की, वो बॉक्सर से डिफरेंट है। और बॉक्सिंग का जो टाइम है वो वेट लिफ्टर का अलग है। सो बॉक्सिंग में आपका एरोबिक जोन एनारोबिक जोन दोनों आपको चाहिए हैं, लेकिन आपको रेसलिंग में आपको प्योरली एनारोबिक जोन चाहिए। सो आपको ये जो गेम्स है ये स्ट्रेंथ वाली गेम्स है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इनकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में इनकी जो फिटनेस लेवल है उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का काम है। और इसके पहले पूरे खिलाड़ी के पूरे टेस्ट, उसके पूरे ब्लड टेस्ट, उसका यूरिन टेस्ट, उसका अदरवाइज एग्जामिनेशन करने के बाद, एक पूरा प्रोफाइल बनाने के बाद उसकी ट्रेनिंग में कोचेस के साथ डिस्कस किया जाता है कि किस बच्चे को इंडिविजुअली आपको इतना फिटनेस देना है, आपको इसको बच्चे को इतना स्लीप देना है। जैसे बच्चे हैं तो कंप्लीट फिटनेस है जब आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होते हैं। तो हमें बच्चों के साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है कि उनका कोई फिटनेस लेवल जो है बेहतर नहीं हो पा रहा, मे बी बिकॉज उनका जो मेंटल फिटनेस उतना अच्छा नहीं है, या दे आर स्ट्रेस्ड, कहीं उनको किसी गेम को लेके स्ट्रेस है, कोई घर की परेशानी है, या उनको कोई किसी और तरह की परेशानी है, क्योंकि ये सारे बच्चे यंग एज में होते हैं। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट का ये कार्य रहता है कि वो किसी भी खिलाड़ी को मेंटली और फिजिकली तैयार करे। जैसे कि कई बार ये देखा गया है कि जब हमारे प्लेयर्स इंडिया में होते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे वो इंडिया के बाहर जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस जरा कम हो जाता है। तो एक बड़ा प्रेशर रहता है उनके ऊपर। सो इसके लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को उसको साइकोलॉजिकली काउंसलिंग करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे फूड ऐड करने पड़ते हैं कि जिससे उसको स्ट्रेस कम से कम हो। जैसे अभी हमने अपने नेशनल कैंपर्स में योगा मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस किया है, और मैंने देखा है कि इस योगा और मेडिटेशन से हमारे जितने भी बच्चे थे जो बाहर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते थे, उनको बहुत फर्क पड़ा है। तो इसी तरह से जो हम सप्लीमेंट हैं, किस गेम में कितना प्रोटीन देना है, किस गेम में कितने विटामिन्स देने हैं, कितना मिनरल देना है, उसके खाने की मात्रा क्या होगी और कितना देना है, कब देना है, ये सब जो है एक बड़ा कैलकुलेटिव मूव रहता है। और ये काम सब स्पोर्ट्स मेडिसिन को करना पड़ता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें इंजरीज हैं तो इंजरीज में आपके अलग अलग मोड हैं। जैसे बॉक्सिंग की इंजरीज अलग हैं, जैसे गेम है, जैसे इनका खाना अलग अलग है, वैसे ही इनकी इंजरीज भी अलग अलग है। तो जितनी आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा उतनी इंजरी की रिकवरी अच्छी होगी। जितना आपका खाना पीना अच्छा होगा, आपकी इंटेस्टाइनल में आपका खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, रिकवरी बहुत अच्छी होगी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इस माध्यम से मैं ये कहूंगी कि आज के युग में अगर आपको इंडिया के लिए मेडल लाने हैं और एक
स्वस्थ इंडिया का, हिंदुस्तान का, भारत का निर्माण करना है, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक बहुत बड़ा योगदान है, रोल है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट विद द हेल्प ऑफ कोचेस, एक ट्रायोड बनता है जिसमें खिलाड़ी, कोच एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ये तीनों बैठ के वर्कआउट करते हैं कि किसको, इस खिलाड़ी को किस चीज की जरूरत है। और जो कोच हैं वो स्किल पार्ट देखते हैं, किसका स्किल कैसा होना चाहिए, और जो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं वो देखते हैं इसका फिटनेस लेवल क्या है, इसका मेंटल लेवल क्या है, इनको क्या सप्लीमेंट देना है, क्या फूड देना है। तो ये सारी चीजें जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन के दायरे में आती हैं। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनका जो हाइड्रेशन पार्ट है, इनको पानी कितना देना है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि विंटर में पानी की जरूरत कम है, समर में पानी की जरूरत ज्यादा है। तो ये सब चीजें मिला के स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो जिस तरह से जो परफॉर्मेंस जो है एनहांस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल ट्रेनिंग, अच्छा खाना और सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन जो हम खिलाते हैं बच्चों को, मल्टीविटामिन्स देते हैं, तो इसी तरह से जो परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग ड्रग्स, जो दवाइयां प्रोहिबिटेड हैं, उनकी मदद से जो परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो आजकल इंडिया में काफी टेस्टिंग हो रही है, काफी लोग पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो डोपिंग एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि आज के दौर में हमारे कोचेस को और बच्चों को, सबको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो एज मैंने आपको बोला कि जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स खाते हैं उनको डोपिंग कहा जाता है। सो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी डोपिंग सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, टेस्टिंग के दौरान मिलता है, तो आप पॉजिटिव हो। अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो और कोई आपको पकड़ लेता है तो आप पॉजिटिव हो। अगर आप डोप टेस्ट देने से इनकार करते हो तो आप पॉजिटिव हो। अगर आप डोप टेस्टिंग होने के दौरान अगर आप उस सैंपल के साथ छेड़छाड़ करते हो तो भी यू विल डिक्लेयर्ड एज अ पॉजिटिव, डोप टेस्ट पॉजिटिव। अगर आपके पास आप दवाई नहीं खा रहे और अगर आपके पास दवाइयां पाई जाती हैं, आपके पोजीशन में है, आपके कमरे से मिलती हैं या आपके बैग में पाई जाती हैं, तो भी आप डोप पॉजिटिव हो। और अगर आप किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हो, आप किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे कोई एक बच्चा अगर कुछ डोपिंग ड्रग लेता है तो वो क्या करता है कि दूसरे बच्चे को बोलता है कि मेरा तो इससे बहुत अच्छा हुआ है, मेरा मसल मास बहुत बना है, तो आप भी ये ले लीजिए। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं, बाकी बच्चे भी खाना शुरू कर देते हैं। तो जो आप एडमिनिस्टर करते हो, किसी को बता रहे हो, वो अगर किसी डोपिंग वालों को पता चलता है या नाडा का किसी टीम को पता चल जाता है या कोच को भी पता चलता है, तो भी वी कैन डिक्लेयर एज अ डोप पॉजिटिव। अब ये डोपिंग सब्सटेंस है क्या? डोपिंग सब्सटेंसेस हैं लाइक एनाबॉलिक स्टीरॉइड। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में आता है नेंडरलॉन, स्टेनाजोल। ये वो चीजें हैं जो आपकी ताकत को बढ़ाती हैं, जो आपके मसल मास को बढ़ा देती हैं। मसल मास को बढ़ाते हैं तो आपकी जो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ती है, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ती है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। सो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स व्हिच आर बैंड। हार्मोन्स, दैट इज ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है। कुछ लोग बच्चे ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करती हैं लड़कियां अपने वो चीजें अपने अंदर लाने के लिए। जो मेल में मसल मास ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, तो फीमेल्स टेस्टोस्टेरोन खाती हैं। कुछ स्टिमुलेंट्स हैं जैसे कोकेन है, एम्फेटामीन है, मतलब ये सब चीजें जो है स्टिमुलेंट्स में आती हैं। नारकोटिक्स, मॉर्फिन है, हीरोइन, ये सब चीजें नारकोटिक्स में आती हैं। डायरेटिक्स हैं, डायरेटिक्स ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे जूडो है तो जूडो में वेट कैटेगरी है, रेसलिंग है वेट कैटेगरी है, बॉक्सिंग है वेट कैटेगरी है। तो वेट, जिन बच्चों का वेट बढ़ जाता है और वो उसको अगर आप 80 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हो तो आपका वजन 83 है, तो लास्ट मोमेंट पे ये डायरेटिक्स लेते हैं। डायरेटिक्स के क्या होता है कि इनका यूरिन पास होता है, बहुत ज्यादा यूरिन पास होता है और उसके बाद इनका वजन कम हो जाता है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ डोपिंग। यूरिन जैसे ही पास होता है और उससे इनको कमजोरी आने लगती है। देन अदर पार्ट इज अ जीन डोपिंग। जीन डोपिंग का इंडिया में अभी थोड़ा सा शुरू हो रहा है, लेकिन इंडिया में इसकी प्रैक्टिस बहुत कम है।
सो ब्लड डोपिंग जो है, अभी तो ब्लड टेस्टिंग हो रही है क्योंकि आरबीसीज का ट्रांसफ्यूजन रहता था, सो उससे आरबीसीज बढ़ जाते थे और जिससे उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती थी और परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी। तो दीज आर ऑल द एबनॉर्मल मेथड्स व्हिच कम्स इन अ डोपिंग। सो मेथड्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं, डोपिंग किस तरह से होती है, एक तो दवाइयां हैं, जो हम दवाइयां खाते हैं, वो एक फॉर्म है, ओरल जो मेडिसिन खाते हैं। दूसरा हम इंजेक्टेबल्स लेते हैं, और तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ जगहों पे हुई है और उसके बाद 2-3 डेथ रिपोर्टेड होने के बाद ब्लड डोपिंग पे जो है वो बड़ा इजी मेथड नहीं है। सो ओरल और इंजेक्टेबल इज अ वेरी इजी मेथड नाउअडेज। तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डोप टेस्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डोपिंग जो है वो क्या क्या उसके मेथड जो है अडॉप्ट किए जाते हैं। अभी डोपिंग टेस्ट कब कब होता है, एक होता है ड्यूरिंग कंपटीशन, जो आपका कंपटीशन है उसके दौरान होगा। दूसरा होगा जब आप कंपटीशन के बाहर हैं, आपके कंपटीशन नहीं है लेकिन फिर भी आपका टेस्ट होता है। थर्ड इज ऑफ सीजन टेस्टिंग। ऑफ सीजन टेस्टिंग में क्या होता है कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है और फिर भी ऑफ सीजन है, आपकी फिर भी टेस्टिंग होती है। और ये टेस्टिंग जो है कभी भी हो सकती है, मतलब आपका एक पूल बनता है एडम्स करके, उस एडम्स पूल के हिसाब से जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पूल में रहते हैं। वाडा के पास सब इंफॉर्मेशन होती है, नाडा के पास। नाडा क्या करता है, वो सब बच्चों का एक डाटा अपने पास रखता है और उनसे एक टाइम स्लॉट ले लेता है कि कितने बजे हम आ सकते हैं, किस दिन आ सकते हैं। तो आउट ऑफ द वे जो ऑफ सीजन जो अपना डोप टेस्टिंग इस तरह से होती है। सो एजेंसीज जो मॉनिटर करती हैं डोपिंग को, दैट इज वाडा। वाडा इज अ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा है, दैट इज अ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो इंडिया में कार्य कर रही है और 2009 से इसने काम करना शुरू किया इंडिया के अंदर। इसके पहले 2003 से लेके 9 तक जो डोप टेस्टिंग होती थी उसको एनडीटीएल लैब मतलब उसको टेस्ट करती थी। एनडीटीएल लैब भी बाद में बनी, इसके पहले जो टेस्ट होते थे वो बाहर जाया करते थे, इंडिया में नहीं हुआ करते थे। तो 2009 के बाद जो है ये मतलब प्रॉपरली इसका एक पूरा फ्रेम बना और इंडिया में पूरा एस्टैब्लिश काम होने लगा। तो नाडा जो है दैट इज अ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एंड इसके बाद आता है रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी। तो रीजनल एंटी डोपिंग एजेंसी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर है, जैसे नाडा इंडिया, नाडा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पास आगे हर रीजन में उनकी अपनी अपने ऑफिसेज हैं जो हर रीजन को ऑपरेट करते हैं। जैसे हमारा इंडिया जो है हर जितनी भी स्टेट्स हैं उनको नाडा देखता है। राडा जो है अभी यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है। टीम जो है डोप टेस्टिंग की टीम जो है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, एक होता है डोप कंट्रोल ऑफिशियल जो सारा पेपर वर्क करता है, एक होता है डोप सैंपलिंग ऑफिसर जो डोप सैंपल लेता है, एक होता है शेफरॉन जो साथ जाता है, एंड देयर इज अ मार्शल जब हम किसी को डोप के लिए मतलब नोटिफाई करते हैं तो मार्शल जो है वो उस वक्त नोटिफाई करने के लिए जाता है। सो देयर इज अ वन टर्म थेरेपेटिक यूज एग्जम्पशन। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें हमें स्टीरॉयड देना पड़ता है, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा है, एक्सरसाइजेस इंड्यूस्ड एस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया। कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से आपके पूरे शरीर पे अर्टिकेरिया होने लगता है, खारिश होने लगती है, एलर्जी होने लगती है। उसके लिए ये एक बीमारी है और इसके लिए ये एलर्जिक डिसऑर्डर है, इसके लिए हम लोग स्टीरॉयड देते हैं। लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना है, आपके पास आपके डॉक्टर्स के सारे पेपर होने चाहिए जो आपको थेरेपेटिक यूज एग्जम्पशन एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म पे आपको भर के देना है कि मेरे को इस दवाई की इस ये दवाई मैं खा रहा हूँ बिकॉज मेरे को ये बीमारी है। सो ये ऐसे प्रोविजन जो है वो वाडा के अंदर हैं कि अगर आप किसी बीमारी की वजह से आपको कोई दवाई खानी पड़ रही है तो आप उसे डॉक्टर से सर्टिफाई करा के लाएं। और फॉर अ मेडिकल रिकॉर्ड देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आजकल क्या होता है कि बाजार में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो लोग दे देते हैं आपको मेडिसिन।
सो आप किसी भी जो भी अपने प्लेयर्स हैं उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपने जब भी कोई दवाई खानी है तो आप उन्हें डॉक्टर से लिखवाएं, आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दें। जब आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा तो आप अपने प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर पाओगे। ऐसे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपका जो ये फॉर्म है एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आपको डॉक्टर लिख के देना चाहिए कि ये दवाई आप इसकी वजह से खा रहे हैं, आपको फलां बीमारी है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। और जैसे एशियन गेम्स हैं या ओलंपिक गेम्स हैं तो वहां पर एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठता है जो ये जस्टिफाई करता है कि ये जो इस कंट्री से जो ये बच्चे आए हैं, जो ये TUE फॉर्म जो जिन्होंने दिया है, क्या ये ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है और ये वाडा को सबमिट कराना पड़ता है कि हम लोगों को इस बीमारी की वजह से हम लोग ये दवाई खा रहे हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि मतलब आपका जो टेस्टिंग जो है उसका प्रोसीजर ये है कि जैसे ही किसी को मेडल मिलता है इन अ कंपटीशन, जैसे ही मेडल मिलता है उस वक्त जाके एक मार्शल नोटिफाई करता है कि आपको 1 घंटे के अंदर डोप स्टेशन में पहुंचना है। उसके बाद डोप टेस्टिंग होती है। डोप टेस्टिंग में आपका एक सैंपल दिया जाता है, आपको 2 बॉटल्स दी जाती हैं। 2 बॉटल्स में आपको दोनों बॉटल्स में यूरिन डाल के उसको बंद कर करके विद द हेल्प ऑफ अपना DCO जो भी वहां पे बैठे होते हैं वो आपको बताते हैं, प्रोसीजर फॉलो करना होता है और आपका डोप टेस्ट हो जाता है। लेकिन आपको जो सैंपल देना होता है वो डोप सैंपलिंग ऑफिसर के सामने आपको यूरिन जो है पास करना होता है और ये एक सेट प्रोसीजर है और डोप सैंपलिंग हो जाती है। इसमें भी एक प्रावधान है कि जो एथलीट्स के राइट क्या हैं। एथलीट का राइट है कि जब भी डोप टेस्टिंग होती है और मार्शल आके आपको नोटिफाई करता है तो ये आपका राइट है कि अगर आपका मेडल सेरेमनी हो रही है तो आपको मेडल सेरेमनी को अटेंड करना है। अगर आप प्रेस मीडिया में हो आपको प्रेस मीडिया को मतलब एड्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मार्शल ने दिया है, नोटिफाई किया है और इमीडिएटली आपको भागना है, आपको बड़ा परेशान होना है, ऐसा नहीं है। आपका ये एथलीट के राइट्स हैं, ये उसको फॉलो करने हैं। और उसके बाद उसका सेरेमनी होने के बाद उसका मीडिया में जो भी उसको एड्रेस करना है वो जिस भी कंट्री का है वो एड्रेस करता है। उसके बाद वो डोप स्टेशन पहुंचता है और अपना सैंपल देता है। सैंपल देने के बाद अगर वो सैंपल पॉजिटिव आ जाता है तो जो भी NDTL लैब है उस पॉजिटिव सैंपल अगर आता है तो वो नाडा को इन्फॉर्म करती है कि ये इस गेम का ये बच्चा इस इवेंट में इस दौड़ में पॉजिटिव आया है और उसका प्रोविजनल सस्पेंशन हो जाता है, उसको एक्टिविटीज से उसी इमीडिएटली रोक दिया जाता है। और उसके बाद उसको पूछा जाता है कि क्या वो बी सैंपल, क्योंकि बी सैंपल भी होता है, एक तो होता है कि देयर आर 2 बॉटल्स, A बॉटल एंड B बॉटल। तो A बॉटल को टेस्ट करते हैं NDTL लैब वाले, उसके साथ ही B बॉटल वैसे ही रहती है। और अगर कोई प्लेयर ये बोलता है कि मुझे B बॉटल चेक करानी है क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं खाया हुआ, तो उसको B बॉटल जो है उसको चेक कराई जाती है। और अगर वो B बॉटल में भी पॉजिटिव आता है, डेफिनेटली अगर वो A में पॉजिटिव है तो B में भी पॉजिटिव आएगा, तो उसको मतलब बैन किया जाता है। एंड बैन करने के बाद 2 years बैन है फर्स्ट ऑफेंस, 4 years बैन है सेकेंड ऑफेंस एंड लाइफ टाइम बैन है अगर आप वापस कुछ इस तरह का मतलब सेकेंड टाइम के बाद तो इट्स अ पूरी जिंदगी के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब इसमें बैन लगता है और फिर फर्स्ट टाइम बैन लगने के बाद आपको वापस खेलों में कैसे जाना है, उसके बाद उसका एक प्रोसीजर है। फिर अगर 2 साल आपका बैन हो गया तो फेडरेशन जो है एक लेटर लिखती है नाडा को कि हमारा जो ये बच्चा है इसका डोप टेस्ट हुआ था, पॉजिटिव आया था, इस ईयर में आया था, इस डेट में आया था, इस इवेंट में आया था और अब इसका वापस टेस्ट आप करें और इसको क्लियर करें। तो फिर उसके बाद उसका वापस डोप टेस्ट होता है, नाडा वाले उसका वापस आके टेस्ट करते हैं और टेस्ट नेगेटिव आने के केस में उसको वापस रीइंस्टेट किया जाता है
मतलब उसको वापस अपने मतलब वापस वो खेल सकता है। सो वर्स्ट पार्ट ये है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि इन चीजों के साइड इफेक्ट्स कितने भयानक हैं, और उनकी पूरी जिंदगी जो है वो दाव पे लग जाती है इस तरह के ड्रग्स खाने के बाद। जैसे जनरल साइड इफेक्ट्स अगर आप जो डोपिंग ड्रग्स हैं उनके हैं, इंक्रीज रिस्क जो है वो लीवर डिजीजेस में बहुत ज्यादा लीवर का डैमेज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द बेसिक पैटर्न इन लोगों का जो लोग ड्रग्स लेते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज वेरी वेरी कॉमन, न्यू मूड चेंजेस, इंक्रीज इन्फेक्शन, इनकी बॉडी में इन्फेक्शस डिजीजेस ज्यादा होने लगते हैं, HIV एड्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, कार्सिनोमा, कैंसर जिसको बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। और आपको मैं बताऊं कि इनमें प्रॉब्लम जो HIV एड्स का इसलिए रहता है क्योंकि जो ये सिरिंजेस यूज करते हैं, एक प्लेयर करता है सिरिंज यूज, उसके साथ दूसरा प्लेयर यूज करता है, तो उस सिरिंज के एक ही सिरिंज यूज करने के चांसेस ऐसे लोगों में ज्यादा रहते हैं जो ड्रग यूजर्स होते हैं, और फाइनली दे लैंड अप इनटू द एड्स, HIV एड्स। उसके बाद साइड इफेक्ट्स जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के हैं, स्पेसिफिकली मैं बताऊं जो मेल में है वो क्या है, दाने, एक्ने जो बहुत ज्यादा उनके फेस पे रहते हैं। मेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट रहती है, उसके बाद श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो जाता है, रिड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन, जो रिड्यूस जब स्पर्म का प्रोडक्शन छोटा हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एबनॉर्मल मसल ग्रोथ रहती है, किडनी लीवर डिसफंक्शन रहते हैं, विच इज अ वेरी कॉमन कॉजेज है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के। एंड सबसे वर्स्ट जो पार्ट है, इन लोगों के मूड स्विंग्स रहते हैं, इंक्रीज एग्रेशन रहती है, उसके मतलब उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो इनका लाइफस्टाइल जो है वो बदल जाता है। देयर ऑलवेज लाइक इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहने लगती है। अब आप देखें साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स इन केस ऑफ फीमेल, तो ये मैंने आपको मेल के बताया कि मेल में ये चीजें होती हैं, तो जो फीमेल्स हैं उनमें साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, एक्ने, दाने रहते हैं, enlarged clitoris, clitoris बहुत बढ़ जाता है, which cause lot of inconvenience and a lot of other problems। मेल फीचर जो है फीमेल में डेवलप हो जाते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड से। उसके बाद इनका जो ब्रेस्ट का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मसल मास और डिक्रीज ब्रेस्ट साइज। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन अ फेस इज अ वेरी वेरी कॉमन फीचर। अगर आप देखेंगे कुछ लोगों में, कुछ गेम्स में, तो आपको लड़कियों में आप दाढ़ी जो है वो आपको देखने मिलेगी, सो हिर्सुटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज एग्रेशन, मूड स्विंग, इनफर्टिलिटी, आई मीन डिप्रेशन, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी। उसके बाद नर्वसनेस बहुत ज्यादा रहती है इन लोगों में, इनको कुछ पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ द सीवियर साइड इफेक्ट्स जो हैं उनमें उसमें इनको एक तरह का डिप्रेशन रहता है, जो मतलब वो फिर इस तरह का डिप्रेशन रहता है कि उनसे निकलना जो है दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आजकल अगर आप देखें नाडा की साइट पे देखें तो छोटे बच्चे जो हैं हमारे, वो जो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया उन्होंने, और हमारे कितने बच्चे जो भी स्कूल गेम्स हो रही हैं या खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया गेम्स जो अभी हुई हैं, आप अगर उसके रिजल्ट्स देखें तो बहुत सारे बच्चे हमारे पॉजिटिव आए हैं, जो कि एक दूसरे से सुन के कोई प्रोटीन सप्लीमेंट खा रहा है, उसमें कुछ स्टीरॉइड है, कोई इंजेक्शंस ले रहा है, तो उन बच्चों के अर्ली एज में जो साइड इफेक्ट्स हैं, लड़कों में इनलार्ज ब्रेस्ट, गायनोकोमेस्टिया, प्रीमेच्योर प्यूबर्टी है, ग्रोथ उनकी स्टंट हो जाती है, बहुत ज्यादा एग्रेशन है, एंड फिर उनका बड़ा मिसयूज होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फेस और बॉडी पे बहुत ज्यादा एक्ने आ जाते हैं, और उसके बाद they have started with a lot of other problems, loose motions, diarrhea, then vomiting, ये सब चीजें रहती हैं।
अब साइड इफेक्ट्स, अब अगर आप देखेंगे तो डायरेटिक्स जो खाते हैं उनके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं? डिजीनेस, इवन फेंटिंग अटैक्स। फेंटिंग इसलिए क्योंकि काफी पानी जो है उनके सेल से निकल जाता है। बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो उनका जो वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कम हो जाने की वजह से उनका बैलेंस नहीं रहता, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा रहती है, कंफ्यूजन रहती है, मेंटल क्लाउडीनेस, मूडीनेस रहता है, सन सेंसिटिविटी रहती है, मसल क्रैम्प्स एंड ड्राउजीनेस। ऐसे ऐसे लोगों को ड्राउजीनेस रहती है। और डेफिनेटली इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब हो जाता है। आपका वजन तो कम हो जाता है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाता है, खराब हो जाता है। सो ये मान के चलना कि डोप ड्रग्स लेने के बाद आप परफॉर्म कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी भूल है हमारे बच्चों की। सो साइड इफेक्ट्स, जो नारकोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं, नारकोटिक्स क्या करता है कि ब्रीदिंग रेट को स्लो करता है, मेंटल क्लाउडिंग बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद डिक्रीज हार्ट रेट, नाशिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, constipation is one of the basic feature, loss of balance, coordination, physical and psychological imbalances, dependence, leading to addiction to so many other drugs. So respiratory failure is also one of the major feature of this narcotics. उसके बाद आते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ द स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट में आप देखिए विजुअल डिसऑर्डर्स, ड्राई माउथ बहुत ज्यादा रहता है। स्टिमुलेंट्स मोस्ट प्रोबेबली ये लोग रहते हैं जैसे आर्चर्स हैं, शूटर्स हैं, ये बच्चे स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ड्राई माउथ रहता है, एंजाइटी रहती है, एग्रेशन रहता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, इंसोम्निया रहता है, डिहाइड्रेशन रहती है, वेट लॉस रहता है, समटाइम्स तो इनको ट्रिमर्स भी होना शुरू हो जाते हैं। और विजुअल डिसऑर्डर्स, कार्डिक एरिथमियाज, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ये सारी चीजें जो है इट्स अ बेसिक फीचर ऑफ द स्टिमुलेंट्स। और इसके साथ अगर आप देखें तो आपने कितना आपको मिलता है और कितना आप खोते हैं। एंड जो आपका पूरी जिंदगी में जो आपकी जितनी देर भी आप जिंदा रहते हैं, आप इन सब बीमारियों के साथ ही रहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सडन कार्डिक डेथ। सडन कार्डिक डेथ जो है वो एक ऐसा मतलब है कि कोई भी एथलीट अगर एक मात्रा से ज्यादा ले लेता है तो उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। और इस तरह के काफी सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें सडन कार्डिक डेथ हुई है, फुटबॉलर्स की हुई है। जो कुछ ब्राजीलियन फुटबॉलर था जिसकी सडन कार्डिक डेथ हुई। तो लॉट ऑफ अदर I mean people who reported for a cardiac stroke and sudden cardiac death. So हर साल सितंबर अक्टूबर में वाडा एक लिस्ट भेजती है जिसमें वो बताती है कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी दवाई नहीं लेनी। सो मेरा ये एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी दवा लें, कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, डॉक्टर से पूछ के लें। क्योंकि सप्लीमेंट्स की जो आज आप अगर मैं बोलूंगी तो ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री है जो सप्लीमेंट आज बाजार में है। इस किसी भी एक सप्लीमेंट को वाडा की परमिशन नहीं है। वाडा कहीं भी ये नहीं बोलता है कि आप ये सप्लीमेंट लीजिए, वो कहीं भी एक्रेडिटेशन वाडा से नहीं है या नाडा से नहीं है। जो भी लोग लेते हैं वो अपनी मर्जी से लेते हैं और बाद में उनको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सो वी शुड से नो टू डोपिंग बिकॉज इट किल्स एंड डिसफिगर्ड, पूरी जिंदगी आपकी खराब कर देता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो लोग पॉजिटिव आते हैं उन लोगों की जो मतलब सोशली बाइकआउट होता है, एक सोशल स्टिग्मा रहता है, वो फैमिली में नहीं बैठ सकते, उनकी फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको सस्पेंड किया जाता है। इस तरह के बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस वो अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मैं ऐसे काफी लोगों को जानती हूँ जिन लोगों को उसके बाद बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उनके परिवार वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और हमारे देश को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अगर हम इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। सो हमारी यही कोशिश रहती है, आप अच्छा खाना खाएं, आयुर्वेदिक
चीजों का इस्तेमाल करें, आयुर्वेदा को देखें, आप पुरानी भारतीय संस्कृति को फॉलो करें और अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें और अच्छा खेलें।